नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार आज विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है उसके बारे में। ईरान ने दुनिया भर के जहाज रोके तो वहीं अमेरिका ने ईरान के लिए नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। ईरान ने दुनिया भर के जहाजों से टोल लेकर के उन्हें जाने देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने की घोषणा की है। अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के मकसद से प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है और ईरान के जहाज टुस्का पर अमेरिकी सेना ने कब्जा किया। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार करते हुए 2 जहाजों पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। आज हम आपको अमेरिका और ईरान की कार्रवाई की डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट जिस तरीके से जंग की आग में जल रहा है, उसकी वजह से टेंशन लगातार दुनिया भर में बढ़ते जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमले किए। हम सब ने वो तस्वीरें देखी है। हमने विस्फोट के माध्यम से आपको एक एक तस्वीर का एनालिसिस करके दिखाया है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी भी की गई। ईरान का जर्रा जर्रा भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। इन सब के बीच में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, खाड़ी देशों में भारी तबाही मचा दी और अमेरिकी बेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल में भी जबरदस्त बर्बादी हुई है। जंग में सीज फायर हुआ, वार्ता का प्रयास चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ते जा रही है। उनके तनाव का असर उनकी भाषा पर दिखना शुरू हो गया है। जो ट्रंप कभी ईरान को तबाह और बर्बाद करने का दावा करते थे, अब उन्हीं की तारीफों में यानी ईरान की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी तरफ से ऐसा क्या कुछ कह दिया गया है जो खबर बन गई है, उसके बारे में भी आप जरूर से जानिएगा। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे ईरान के साथ जंग में ट्रंप किस तरीके से फंसे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही जंग खत्म करने का ऐलान कर पा रहे हैं। इन सब के बीच में ट्रंप का साथ उनके अपने ही छोड़ रहे हैं। हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका के सहयोगी देशों ने किनारा कर लिया है। इस बीच अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला लगातार चल रहा है और तो और अब ट्रंप के सहयोगी नेता भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताते हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और इस वक्त की खबर आपको बता दें, जहां हॉर्मुज को लेकर के पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है। पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट दे दी है। ईरान की बिछाई सी माइंस को लेकर के दरअसल इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो सबसे ज्यादा इस वक्त सरदर्द बना हुआ है कि अगर हॉर्मुज को खोल भी दिया जाता है तो आखिरकार उसमें बिछी हुई जो माइंस है उनसे कैसे निकला जाएगा। पेंटागन ने जो यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपी है, यानी यूएस संसद को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें बताया कि माइंस को किस तरीके से बिछाया गया है। माइंस हटाने के लिए यह कहा गया कि 6 महीने का वक्त लगेगा। जो समुद्री माइंस बिछा दी गई थी ईरान की तरफ से ताकि कोई भी बिना ईरान की इजाजत के हॉर्मुज को पार ना कर पाए, इसलिए उसने समुद्री माइंस बिछा दी। अब समुद्री माइंस अगर हटाना है तो उसके लिए बाकायदा 6 महीने का वक्त चाहिए होगा, यानी हॉर्मुज को 6 महीने के लिए और बंद किया जा सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि हॉर्मुज को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगातार वहां से व्यापार होता है और व्यापार इस युद्ध की वजह से वैसे भी ठप पड़ा हुआ है। 6 महीने के लिए और बंद कर देने का मतलब है कि 6 महीने पूरी दुनिया का तेल, गैस सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी वजह से दूसरे रूट तलाशने के विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज के अलावा आगे क्या? लेकिन माइंस को हटाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी फ्यूल यहां से निकलता है सब ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और अगर कोई भी जहाज उससे टकरा जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पेंटागन ने तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि 6 महीने का वक्त चाहिए होगा ताकि वहां से उसे हटाया जा सके, माइंस को हटाया जा सके। माइंस को हटाने के लिए लेकिन 6 महीने का वक्त आएगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने रूस को G20 समिट के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेज दिया है, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने रूस को बुला लिया है, यानी जो ये कहा जा रहा था कि रशिया और अमेरिका के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है, तो ये मान करके चलिए कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि अमेरिका और रशिया एक साथ खड़ा हुआ नजर आ जाए, जो कि दुनिया को और ज्यादा टेंशन देगा। अब इसी बीच खबर यह है कि ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर के
मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी है कि सीज फायर तक ईरान की 50% मिसाइलें सुरक्षित है। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिली थी। हालांकि उन्होंने इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाया था। उनका कहना था कि 60% तक उनकी मिसाइलें सुरक्षित है और जो दब गई हैं 10% तक वो है, यानी 70% मिसाइलें अभी भी उनकी सुरक्षित है। IRGC नेवी का करीब 60% हिस्सा सुरक्षित है, ये भी बताया गया है। तो ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर के ये बड़ी खबर है। इसीलिए ईरान बार बार ये धम भरता है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा अभी भी बरकरार है और अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो वो भी मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको याद होगा कि अमेरिका बातचीत के दौरान ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका ने तमाम सैन्य तैयारियां पूरी कर ली है, ऐसे में ईरान को मान लेना चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से तुरंत से पलटवार बयान आता है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास अभी बहुत मिसाइलें हैं, हम लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और इन्हीं बयानों के आधार पर जब विश्लेषण किया जाता है तब ये जानकारी मिलती है कि अभी भी उनके पास मिसाइलों का अकूत भंडार पड़ा हुआ है। वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 10 साल तक ईरान युद्ध लड़ने के लिए काबिल है। हर दिन वो 200 मिसाइल दाग सकता है, 300 ड्रोन दाग सकता है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। और अब वेस्टर्न मीडिया यह दावा कर रहा है अपनी रिपोर्ट्स में कि अभी भी सीज फायर तक ईरान के पास 50% मिसाइलें पूरी तरीके से सुरक्षित पड़ी हुई हैं। IRGC नेवी का करीब 60% हिस्सा सुरक्षित है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। अमेरिका का दावा है कि नाकेबंदी की वजह से अब तक 30 से ज्यादा जहाजों को उन्होंने वापस लौटा दिया है, लेकिन उसकी वजह से किस तरीके से हालात हॉर्मुज में बिगड़ रहे हैं वो जरा जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर विवाद जारी है। दोनों ही देशों ने जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर रोक लगा रखी है। ईरान टोल लेकर अपनी शर्तों पर जहाजों को गुजरने दे रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान को टोल देने वालों और ईरान के पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने का दावा कर रहा है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ईरान समझौते के लिए राजी नहीं होता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। तो वहीं ईरान का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक बातचीत के दरवाजे बंद रहेंगे। नाकाबंदी के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के तहत 31 जहाजों को लौटा दिया। अमेरिका का दावा है कि नाकाबंदी को प्रभावी बनाने के लिए 10,000 जवान, 17 वॉरशिप्स और 100 से ज्यादा विमान तैनात किए गए हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाज, ड्रोन, रीफ्यूलिंग विमान और निगरानी विमान शामिल है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि 13 अप्रैल से शुरू हुई ये नाकाबंदी ईरान के साथ समझौता होने तक जारी रहेगी। सेंटकॉम के मुताबिक ये नियम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे इलाकों में भी लागू किया जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक जिन जहाजों को रोका गया उनमें ज्यादातर तेल टैंकर थे और ज्यादातर ने आदेश मान लिया। नाकाबंदी का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई पर पड़ा है। इस रास्ते से फ्यूल की सप्लाई की रफ्तार बेहद कम हो गई है और हालात सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल बेहद कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाकाबंदी सिर्फ सैन्य कदम नहीं बल्कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है। भले ही सीजफायर की अवधि बढ़ाई गई हो, लेकिन बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसीलिए अमेरिका अपनी सख्ती जारी रख सकता है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान के बंदरगाहों के लिए अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। हॉर्मुज में किस तरीके से अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, जरा वो आपको बता देते हैं। अमेरिका का ये दावा है कि उसने 31 जहाज रोके हैं। इसके साथ साथ उसने नाकेबंदी को और ज्यादा टाइट कर दिया है। वहां पर यूएस के 17 वॉरशिप उसने तैनात कर लिए हैं। 10,000 से ज्यादा मरीन सैनिकों को वहां पर उसकी तरफ से, मरीन कमांडोज को वहां पर तैनात कर दिया गया है। 100 से ज्यादा विमान और निगरानी विमान भी इसमें शामिल है। और वहां से अगर कोई भी जहाज निकलने की कोशिश कर रहा है तो आपने देखा था कि पिछले दिनों क्या हाल किया गया था टुस्का का। समझौते तक जारी रहेगी नाकेबंदी, ये अमेरिका क्लियर कर चुका है। ईरान ये कह रहा है कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका वहां से अपनी नाकेबंदी को हटाएगा।
नाकेबंदी जारी रहने तक नहीं होगी वार्ता। यही बात मैं आपको बता रही हूँ, आईआरजीसी यही कह रहा है कि बातचीत नहीं होगी जब तक आप यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। तो ये पूरा हॉर्मुज पर एक्शन यूएस का देखने को मिल रहा है। यूएस ईरान को दरअसल घेरने की तैयारी इस लिहाज से करते हुए नजर आ रहा है कि शायद हम उस पर हमला करके उसे नहीं झुका पाए, हो सकता है कि नाकेबंदी करके हम उसे झुका दें, लेकिन ईरान को अभी भी ये मंजूर नहीं है। नाकेबंदी को लेकर के यूएस सेना भी एक बड़ा दावा कर रही है और कह रही है कि एशियाई इलाके में 3 ईरानी टैंकर उसने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। दिशा बदलने को उन टैंकर्स को मजबूर कर लिया है, ये उसकी तरफ से बताया जा रहा है। नाकेबंदी जो लगाई गई है उसमें पहले तो उसने ये कहा कि उसने 31 जहाजों को वापस लौटा दिया। अब वो ये भी दावा कर रहा है अमेरिका कि उसने एशियाई इलाके में 3 ईरानी टैंकर को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है, उन्हें दिशा बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान की हालत ऐसी हो गई है कि घर के बाहर पहरेदारी अमेरिका कर रहा है, ताला लगा करके। वो अपने घर से ना तो बाहर जा सकता है और ना ही अपने घर की तरफ किसी को बुला सकता है। ये हाल आईआरजीसी और वहां की सरकार को कतई मंजूर नहीं है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि बातचीत तब जब नाकेबंदी खत्म, और अमेरिका कह रहा है नाकेबंदी खत्म तब जब युद्ध खत्म। और युद्ध कब खत्म होगा? युद्ध तब खत्म होगा जब अमेरिका की शर्तों को ईरान मान लेगा, वो भी बिना किसी फैन बट के। अब एक और खबर आ रही है, आईआरजीसी ने चुस्का जहाज का बदला ले लिया है और 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है। ये दोनों जहाज बताए जा रहे हैं इजराइल से जुड़े हुए। उसकी तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी की गई है। उन्होंने बताया है कि ये जो जहाजों पर कब्जा किया है वो दरअसल इजराइल से संबंधित जहाज है। उन जहाजों पर कार्रवाई की तस्वीरें तक उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही फ्रांसिस्का और एपामिनोडोट्स पर कब्जे का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी है कि किस तरीके से अब आईआरजीसी टुस्का जहाज का बदला लेते हुए नजर आ रहा है। उसने बताया है कि हमने भी कार्रवाई की है आगे जा करके, और कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आईआरजीसी भी उन जहाजों को नहीं निकलने दे रहा है जो ईरान की परमिशन के बिना निकल रहे हैं, और अमेरिका भी उन्हें रोक रहा है। दोनों ही देश मिलकर के एक जैसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज से वो किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहे हैं। हालांकि आईआरजीसी ने अपने जहाज का बदला लिया और उसकी तरफ से सीधे 2 जहाजों पर कब्जा किया गया जो कि इजराइल के थे। जहाजों पर कार्रवाई की जो तस्वीरें हैं वो भी उसकी तरफ से जारी कर दी गई है। एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स पर कब्जे का दावा उसकी तरफ से किया गया है जो कि दोनों ही इजराइल से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के जहाज टुस्का पर कब्जा किया तो वह ईरान ने भी समंदर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ईरान की कार्रवाई इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा टेंशन समझ में आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में तनातनी जारी है। दोनों देश एक दूसरे के जहाजों पर शिकंजा कस रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के जहाज टुस्का पर कब्जा किया तो ईरान ने बदला लेने में देर नहीं लगाई। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से बदला ले लिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज टुस्का पर अटैक किया। अब ईरान का दावा है कि उसने इजराइल से जुड़े 2 जहाजों को अपने कंट्रोल में लिया है। इन सभी जहाजों पर स्पीड बोट के जरिए अटैक किया गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 2 जहाजों पर अटैक कर उसे अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज पर लाइबेरिया और एक पर पनामा का झंडा लगा था। ईरान का कहना है कि इन जहाजों ने हॉर्मुज में नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक आईआरजीसी ने स्पीड बोट के जरिए ओमान के पास 2 जहाजों को घेरा। इन जहाजों पर पहले फायरिंग की गई और फिर इन्हें कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद हॉर्मुज के पास ग्रीक के एक और जहाज को ईरान ने कब्जे में लिया। आईआरजीसी ने इन जहाजों पर कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में आईआरजीसी के जवान स्पीड बोट्स के जरिए जहाजों तक पहुंचते दिखाई दिए और फिर ये जवान जहाज पर चढ़ते हुए उस पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने जिन जहाजों पर कब्जे का दावा किया है उनके नाम एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स बताए जा रहे हैं।
इसके अलावा ग्रीक के एक जहाज पर भी कब्जे का दावा किया गया। इससे पहले ईरान की संसद में 12 पॉइंट्स का एक प्लान पेश किया गया था, जिस पर संसद की मुहर लगते ही ईरानी सेना को होर्मुज पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाने की बात कही जा रही है। इसके तहत होर्मुज से किसी भी इजरायली जहाजों को नहीं गुजरने देने की बात कही गई है। इसके अलावा उसके मित्र देश के जहाजों पर भी एक्शन लेने की बात कही गई है। साफ है, होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नाकाबंदी से लेकर जहाजों पर कब्जे तक की कहानी आगे आने वाले मुश्किल वक्त की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आईआरजीसी के जवानों का समंदर में मौजूद जहाजों के खिलाफ एक्शन, जहां ईरान के एक फास्ट अटैक बोट्स, ये जो आपने देखी अभी जाते हुए, वो इस बड़ी वॉरशिप पर चढ़ जाते हैं। इसमें से जवान उतरते हैं तेजी से और वो जहाज के डेक पर पहुंच करके जल्दी उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये एक छोटी सी बोट से आते हैं और ये बोट ईरान की है और ये सीधे इस बड़ी बोट पर जाकर के कब्जा कर लेते हैं। यहाँ से ये जवान आपको सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे ये ऊपर पहुंचते हैं, इस जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वैसे भी आईआरजीसी की तरफ से ये बताया गया है कि उसने 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है और ये दोनों ही जहाज इजराइल से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक की तस्वीर भी सामने आ गई है कि वो किस तरीके से छोटी जहाज से आकर के सीधे जवान डेक पर जाते हैं और डेक पर जाकर के उस पूरे जहाज पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आईआरजीसी पहले ही बहुत स्पष्ट कह चुका है कि वो दुश्मन देश के जहाजों को तो यहां से निकलने ही नहीं देगा। बात ही नहीं होती है कि अमेरिका या इजराइल से संबंधित किसी जहाज को वो वहां से जाने दे। और ऐसे में अगर इजराइल के जहाज वहां से निकलने का प्रयास तक कर रहे थे तो उन्होंने सीधे जाकर के ये बड़ी कार्रवाई की। जरा एक तस्वीर और देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे वो अंदर जाकर के सीधे कैप्टन के रूम में जाते हैं, जहां से ये पूरा वॉरशिप, ये शिप संचालित की जाती है और उस डेक में जाकर के उस कैप्टन के रूम में जाकर के उसे भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस तरीके से वो अपने साथ इसे ले जाते हैं। तो ये तैयारियां आईआरजीसी की तरफ से भी की गई है, जो ये कह रहा है कि नाकेबंदी खत्म नहीं तो बात शुरू नहीं। जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज कितना अहम है। सबसे पहले आपको बताएं कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। ओमान की खाड़ी अरब सागर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आपको इस तरफ फारस की खाड़ी भी नजर आ जाएगी। ये पूरा एक दूसरे को कनेक्ट करता है। इसके आसपास आपको कतर से लेकर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ईरान, तमाम देश भी नजर आ जाएंगे। 161 किलोमीटर लंबा है और 33 किलोमीटर चौड़ा है। ये हालांकि अलग अलग चौड़ाई इसकी बताई जाती है, कभी 33 किलोमीटर बताई जाती है, कभी 55 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई इससे ज्यादा नहीं है। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें शिपिंग लेन की चौड़ाई और ज्यादा कम हो जाती है। दुनिया का करीब 20% तेल का जो व्यापार है वो यहीं से होता है। आना जाना, तेल गुजरना, तमाम जहाजों का आना जाना यहीं से होता है। सऊदी अरब, यूएई के लिए ये सबसे ज्यादा अहम मार्ग है। सऊदी अरब, यूएई, इनके पास और ऑप्शन ही क्या है? अगर इन्हें ईरान से कुछ भी लेकर के जाना है या यहाँ से इन्हें अपना व्यापार करना है तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट के सारे ही जाएंगे। कुवैत और इराक के लिए भी ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। सबसे सस्ता, सुगम एक ऐसा जरिया जहाज से पश्चिमी एशियाई देशों को आप बहुत जल्द अपने माल की सप्लाई कर सकते हैं, तेल की सप्लाई कर सकते हैं, गैस की सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के अब तक आखिरकार क्या क्या दावा कर दिया है। इनकी तरफ से दरअसल ये दावा किया गया है कि ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार बता दिया है। ईरान कह रहा है कि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका है। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया और हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को नियंत्रित करने की योजना को मंजूरी दे दी। यानी वो चीज मेरी ही है, ईरान कह रहा है, और इस पर अब जो भी आवाजाही होगी, जो ट्रैफिक होगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बेहद कम है, शिपिंग लेन तो और भी ज्यादा कम हो जाती है, 3 किलोमीटर की चौड़ाई रखती है, तो ऐसे में वहां पर जो ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रित हम करेंगे। ये ईरान वहां के लिए पूरी योजना बना रहा है। यानी ईरान अपना अधिकार उस पर, अपना दावा उस पर कर रहा है। योजना में टोल टैक्स लगाना और कुछ देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। चीन हो गया, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देशों को इजाजत मिलेगी और मित्र देशों के जहाजों को भी गुजरने के लिए मंजूरी यहां से लेना आवश्यक होगा। यह उनकी तरफ से कह दिया गया है। जिन लोगों ने मंजूरी नहीं ली, उनके जहाजों पर किस तरीके से उनकी तरफ से फायरिंग की गई, और फायरिंग को छोड़िए,
सीधे के सीधे पूरे के पूरे जहाज उनकी तरफ से जला दिए गए थे। अब खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को चेतावनी एक और देखने को मिली है। आईआरजीसी ने गुलाबी रंग का शाहिद 136 ड्रोन दिखा दिया है। एवाज शहर में प्रदर्शन के दौरान ये ड्रोन दिखाया गया है। आईआरजीसी ने गुलाबी रंग का शाहिद 136 बनाया। आपको याद होगा, मैं आपको तस्वीर एक याद दिलाती हूँ। ये 136, पहले आप ये गुलाबी 136 की तस्वीर देख लीजिए। आपको ये ड्रोन है, ये किस तरीके से संचालित हो रहा है। आपको याद होगा कि कुछ महिलाएं जब विरोध प्रदर्शन में उतरी हुई थी तो उन्होंने गुलाबी रंग का एक शाहिद ड्रोन अपने हाथों में थामा हुआ था। हालांकि वो इसकी रिप्लिका थी, यानी उसकी तरह बनाने का प्रयास उन्होंने कागज के माध्यम से किया था। लेकिन अब 136 पिंक कलर का जो ड्रोन है उसे आईआरजीसी ने शोकेस कर दिया और वो भी पूरी दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने ये दिखा दिया है। और सबसे बड़ी ताकत इनकी शाहिद ड्रोन ही तो है, जो ये रशिया को पूरे टाइम सप्लाई कर रहे थे यूक्रेन के साथ युद्ध में। और शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही लाई थी और इस युद्ध में भी उसने इसी कदर तबाही मचाई है। अब लेकिन इसे शोकेस किया गया पूरी दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने, और यहां से बताया गया है कि शाहिद 136 अभी और तबाही ला सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान बेहिसाब तबाही का सामना कर चुका है। ईरान का जर्रा जर्रा बारूदी तबाही की गवाही दे रहा है। सरकार और सेना के वरिष्ठ कमांडरों से लेकर आम लोग तक मुश्किलों में हैं। लेकिन ईरान ने जितनी तबाही का सामना किया उससे कहीं ज्यादा बर्बादी अमेरिका को झेलनी पड़ी। ट्रंप के सामने हालात ऐसे हो गए हैं कि हर गुजरता दिन उनके लिए एक नई मुसीबत लाता दिखता है। ये जंग अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ रही है, तो वहीं घरेलू फ्रंट पर भी ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो ट्रंप के सुर लगातार बदलते दिखते हैं। कभी ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले ट्रंप ईरान को धन्यवाद देते हैं। मुज्तबा के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप उसकी तारीफ करते दिखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान का धन्यवाद दिया। उन्होंने ईरान में 8 प्रदर्शनकारी महिलाओं की फांसी की सजा टालने को लेकर शुक्रिया कहा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में 8 प्रदर्शनकारी महिलाओं को अब फांसी नहीं दी जाएगी। इनमें से 4 महिलाओं को रिहा कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 4 को 1-1 महीने की जेल की सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे पहले ट्रंप सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई को उनके पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की तुलना में कम कट्टर बताया। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि अयातुल्लाह की हत्या से समझौते की राह कठिन हो गई है। मुज्तबा पर ट्रंप की बदली राय पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनकी तुलना बदमाश से की थी। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्हें अपने तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही। इसके अलावा मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे तब देश की स्थिति काफी कमजोर थी। उसके 40 शीर्ष कमांडर मारे जा चुके थे। युद्ध में उस समय अमेरिका को बढ़त हासिल थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। समझौते में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो इससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ सकती है। अब आइए आपको बताते हैं ट्रंप के पुराने दावे और उन्हें नकारते हुए ईरान की अमेरिका ने कहा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद कर दिया है। ईरान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। हमने यूरेनियम संवर्धन ना तो बंद किया है और ना ही हम आगे आने वाले भविष्य में ऐसा करेंगे। अमेरिका की तरफ से एक और दावा किया गया, उसके जवाब में ईरान की तरफ से दूसरा दावा किया गया। तो ये लगातार इस युद्ध में देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से जितने झूठे दावे किए जा रहे हैं, दरअसल झूठा ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो झूठे दावे कर रहा है। दूसरा दावा दिखाइए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए कह दिया, उसके बाद नागरिक परमाणु कार्यक्रम भी बंद कर दिए हैं। ये अमेरिका ने कहा। ईरान ने कहा कि नागरिक परमाणु कार्यक्रम जरूरी है और इसे भी हम नहीं रोकने वाले हैं, जैसा पहला दावा उनकी तरफ से किया गया था। ईरान सौंपेगा समृद्ध यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम। ईरान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम ये कभी नहीं करने वाले हैं। ये उनकी तरफ से साफ इनकार था, लेकिन ये दावा इनकी तरफ से किया गया। अभी इनकी तरफ से और भी ज्यादा दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने उनकी इज्जत रख ली।
ईरान ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है और इसके साथ साथ 8 महिलाओं की फांसी को टाल दिया है। ईरान का उस पर भी जवाब जरूर से आएगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्शन का जो असर है उसमें बताया यह गया कि 29 लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक करना पड़ा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल तबाही लेकर के आया है। कफर सिर शहर में एक साथ 29 लोगों का अंतिम संस्कार इस दौरान किया गया है। मृतकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक सच ये भी है, और यही कहकर के बार बार उत्तरी इजराइल को, दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, माफ करिएगा, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहता है कि उसे उत्तरी लेबनान से पूरी तरीके से वो हमदर्द रखता है, अपनी हमदर्दी रखता है, इसलिए वो उत्तरी लेबनान की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन दक्षिणी लेबनान में जो ये हिजबुल्लाह अपना आतंक फैला रहा है, हम उस पर मुंह तोड़ने वाले, कमर तोड़ने वाले वहां हमले करेंगे, और वही हमले उनकी तरफ से किए गए, जिसकी वजह से ये आलम हुआ है कि 29 लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक करना पड़ा है। एक और खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान बड़ा दावा कर रहा है। हॉर्मुज पर कानूनी अधिकार का उसने दावा कर दिया है। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। ईरान वैसे भी इस बात को लेकर के पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वो कानूनी तौर पर उस जगह पर अपना अधिकार रखता है, लेकिन ओमान के साथ। इसीलिए जब टोल लगाने की बारी आई तो उसने ओमान को भी उसमें शामिल किया। ओमान ने इनकार कर दिया कि उसे कोई टोल टैक्स का पैसा नहीं चाहिए, और वो उसे नहीं मानता है। लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त का सीज फायर, लेकिन बावजूद उसके कई जगह वो सीज फायर टूटा है। अभी भी इस सीज फायर की समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज को लेकर के कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है, और ये कानूनी तौर पर है। जो मेडिटेरियन लाइन वाली बातें आती है उसे वो वहां पर दोहराते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वो ओमान के साथ अपनी इस सीमा को शेयर करता है, लेकिन ओमान इस बात से इनकार करता है कि उसे उस जगह से, इंटरनेशनल बॉर्डर से किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स चाहिए है। ईरान कह रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं कानून के तहत कर रहे हैं, ये जगह हमारी है, इस पर नियम कायदे भी हमारे होंगे। अमेरिका के लिए ईरान सरकार से ज्यादा बड़ी मुसीबत IRGC बनती जा रही है। खबर है कि सरकार तो समझौते के पक्ष में है, लेकिन IRGC को अमेरिका पर भरोसा ही नहीं रहा, और यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। अमेरिका भले ईरान के साथ समझौता करना चाहता हो, ईरान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भले युद्ध खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हों, लेकिन ईरान में प्रभावी पैठ रखने वाली IRGC को अब अमेरिका पर विश्वास ही नहीं रहा। अयतुल्ला अली खामने की मौत के बाद ईरान का शासन पहले से ज्यादा कट्टर और सख्त हो गया है। अब IRGC में अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा नफरत है। लिहाजा IRGC को बातचीत से ज्यादा विश्वास अपनी ताकत दिखाने में है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग पर ब्रेक लगा, वार्ता शुरू हुई, लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता विफल हो गई। ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। IRGC ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रंप जहां नाकाबंदी से ईरान के आर्थिक नुकसान गिनवा रहे हैं, तो वहीं IRGC विध्वंसक हमले की धमकी जारी कर रही है। IRGC ने दावा किया कि इस बार अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इस बयानबाजी से साफ है कि कूटनीतिक पिक्चर में ट्रंप डील के लिए बेचैन है और IRGC युद्ध के लिए बेताब। ईरान की मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाने का एक AI वीडियो जारी किया है। 44 सेकंड के वीडियो में ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम बढ़ाने वाले फैसले का मजाक उड़ाया गया है।
ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए नहीं मानने पर बमबारी की धमकी दी थी, लेकिन जब ईरान ने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया तो ट्रंप ने शांति से यू टर्न ले लिया। दावा है कि ट्रंप डील के जरिए ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी की सख्त शर्तों ने उनका ये सपना फिलहाल तोड़ दिया है। आईआरजीसी की पहली शर्त है अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान ने इस नाकाबंदी को सीज़फायर का उल्लंघन माना। इसके अलावा ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करने की मांग पर अड़ा है। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले उसका जहाज लौटा दिया जाए। ईरान के साथ ट्रंप की डील के बीच आईआरजीसी दीवार बनकर खड़ी है। दावा है कि आईआरजीसी ईरानी सत्ता का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है। बातचीत से संबंधित फैसलों पर भी उसी का प्रभाव दिखता है और शायद यही वजह है कि जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ईरान से जल्द समझौता करना चाहता है, लेकिन आईआरजीसी की वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। अब आइए आपको बताते हैं इस जंग को लेकर के अमेरिका पर आखिरकार कितना ज्यादा दबाव पड़ रहा है। आंकड़े ये कहते हैं कि यूएस सुरक्षा भंडार में हथियारों की कमी हो गई है और इसकी वजह ईरान जंग को बताया जा रहा है। ईरान जंग के कारण यूएस के पास हथियारों की कमी हो गई है। यूएस ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला कर लिया है और इस सवाल पर व्हाइट हाउस, पेंटागन ने किनारा कर लिया है। वो इस पर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। अमेरिकी कदम से यूरोपीय देशों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने के लिए मजबूर तक हो गए हैं। यूएस अधिकारियों ने सप्लाई रोकने की वजह बताई है। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए जरूरी है, इसलिए वो किसी और देश को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ज्यादातर देशों में हथियार सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन उसे खुद इस युद्ध में हथियारों की कमी आ गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों को तो छोड़िए, अपने लिए ही इस वक्त हथियारों को जुटाने में लग गया है। और यही वजह है कि उसने जनरल मोटर्स से लेकर के फोर्ड, जो कंपनियां गाड़ी बनाने का काम करती हैं, उन्हें कह दिया कि आप हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 2 की तरह हथियार बनाने का काम शुरू कर दो। खबर यह है कि हॉर्मुज पर तनाव का जो असर है वो अब बाजार पर दिखाई देने लगा है। बाजार पर इसका असर दिखाई देने लगा है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये होना ही था। हॉर्मुज में अगर एक तरफ ईरान अड़ंगा लगाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका अड़ंगा लगाएगा, तो वहां से आखिरकार कैसे तेल और गैस गुजरेगी? नहीं गुजरेगी तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत होगी। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अचानक से इतना ज्यादा उछाल, आप समझिए। युद्ध के पहले जो 70, 80, $75 तक हुआ करता था, वो अब युद्ध के साथ साथ, नाकेबंदी के साथ साथ $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। और ये बस शुरुआत है। ईरान ने कहा था कि हम दाम इतने ज्यादा बढ़वा देंगे पूरी दुनिया में कि $500 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे, और ये होगा। अगर अमेरिका और ईरान इसी तरीके से अपनी जिद पर अड़े रहे, वहां से नहीं हटे, तो ये होगा। ईरान तब तक नहीं झुकेगा जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानेगा, और अमेरिका ईरान की शर्तों को मान जाए तो उसका ईगो क्लैश हो जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस का बड़ा दावा सामने आया है कि अब तक लौटाए गए 31 जहाज, ये यूएस सेटकॉम की तरफ से बताया गया, लौटाए गए जहाजों में ज्यादातर ऑयल टैंकर थे, ये भी इनकी तरफ से बता दिया गया। अब आप समझिए कि ऑयल टैंकर्स वहां से आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उससे रोक रहा है। ईरान उनसे टोल मांग रहा है, और ईरान भी टोल से बाज नहीं आ रहा है, बल्कि उनके हिसाब से जो उनके नियमों को फॉलो करते हुए वहां से नहीं निकल रहे, उन पर गोलीबारी भी वो कर रहे हैं बाकायदा। 31 जहाज रोक दिए, और अभी भी वहां से आवाजाही पूरी तरीके से ठप है, और इसी वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं, और इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जब तेल हॉर्मुज से महंगा आएगा तो आपकी गाड़ी तक भी महंगा ही पहुंचेगा, और यह हर देश का हाल है। साउथ कोरिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक नागरिकों को यह बताया जा रहा है कि उन्हें किस तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ी को छोड़ दीजिए कुछ वक्त के लिए। फिलीपींस ने तो सीधे सीधे एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है, पहला राष्ट्र वो बन गया ऐसा करने वाला।
बहुत पहले वो ये कर चुका है और बाकी देशों का हाल भी इस युद्ध में यही होने वाला है, जहां पर एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने के हालात बन जाएंगे। ईरान की सेना भले ही बहुत ज्यादा महिलाएं सैनिक नहीं है, लेकिन ईरान की महिलाएं सरकार और सेना के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। यह ब्रिगेड सरकार और सेना के लिए बैकअप सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हथियारों के साथ प्रदर्शन कर महिलाओं ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी तक दे दी है और ये कोई पहली बार नहीं है जब वो हथियार लेकर के सड़कों पर उतर करके विरोध कर रही हैं, बल्कि लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शन वो करते आ रही हैं। ما دختران این سرزمین تا هر لحظه‌ای که پدر این امت به ما دست ما براش با همین اسلحه تیربارون अमेरिका से जंग में ईरान की महिला ब्रिगेड का बड़ा रोल रहा है। इन दिनों ईरान की सेना के समर्थन में तेहरान समेत देश के कई इलाकों में सड़कों पर बुर्का पहने और हाथों में हथियार पहने महिलाएं अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देती दिख रही हैं। घर के कामकाज संभालने वाली ईरानी महिलाएं, बच्चों की देखभाल करने वाली ईरानी महिलाएं, दफ्तरों में काम करने वाली ईरानी महिलाएं, कॉलेज जाने वाली ईरानी लड़कियां और महिलाएं इन दिनों देश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तन पर बुर्का, मन में देश के प्रति समर्पण, इन महिलाओं के प्रदर्शन का मकसद है देश की सरकार और सेना के साथ एकजुटता का एहसास कराना। साथ ही ये प्रदर्शनकारी महिलाएं हाथों में हथियार लेकर अमेरिका और इजराइल को चुनौती देती दिख रही हैं। महिलाओं के हाथों में राइफल से लेकर बड़े हथियार तक दिख रहे हैं। ये महिलाएं जीप पर तैनात RCL गन से लेकर ड्रोन और दूसरे आधुनिक हथियार लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की महिला ब्रिगेड का एक बड़ा नाम शमीम माफी का भी है। 44 साल की माफी को अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। माफी पर ईरान और सूडान के बीच ड्रोन और बम समेत दूसरे हथियारों के सौदे में दलाली करने का आरोप है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शमीम की कंपनी के जरिए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी की जाती थी और उस कंपनी को 2025 में $70 लाख से अधिक का भुगतान किया गया। अमेरिकी फर्स्ट अटॉर्नी के मुताबिक ईरानी महिला पर ईरान और सुडानी सशस्त्र बलों के बीच ड्रोन, बम फ्यूज और लाखों राउंड गोला बारूद की बिक्री में दलाली करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने इस पोस्ट में महिला की एक तस्वीर भी शेयर की। साफ है कि ईरान की सेना में महिलाएं बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन समाज का अहम हिस्सा होने के नाते ये अपना फर्ज बखूबी निभा रही हैं। ईरान सरकार को समर्थन और दुश्मन को चेतावनी देती ये महिलाएं वास्तव में ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। वहीं एक और जानकारी आ रही है कि लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हो गया है और ये उल्लंघन कोई पहली बार नहीं हुआ है। जिस दिन से ये सीज फायर का ऐलान किया गया था उस दिन से वहां पर उल्लंघन हो ही रहा है। एक बार फिर से बल्कि ये उल्लंघन हुआ है। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया और हमले में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जो वॉशिंगटन में बैठ करके ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि एक सच ये भी है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमले इजराइल को भी करने पड़ रहे हैं ताकि वो अपने यहाँ पर होने वाले हमलों को रोक पाए। लेकिन वैसी तबाही अब देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि दक्षिणी लेबनान में लगातार इजराइल की कार्रवाई में देखने को मिल रही थी। लेबनान में सीज फायर के उल्लंघन के पीछे की वजह दरअसल यही है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले करते जा रहा है। उत्तरी इजराइल में वो भयानक हमले करके सब कुछ वहां पर खत्म करने के लिए उतारू है, जैसा कि दक्षिणी लेबनान में तस्वीरें दिखाती हैं। इसी वजह से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, लेकिन ये लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह को करारा जवाब था। हालांकि इस पूरे हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। एक और खबर आ रही है कि साउथ लेबनान में ही, दक्षिण लेबनान में ही हिजबुल्लाह की कार्रवाई देखने को मिली है। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का एक्शन देखने को मिला है, जहां FPV ड्रोन से इजरायली टैंक पर हमले का दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया ये है कि यहाँ जो टैंक मौजूद था, ये टैंक की तस्वीर है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स का टैंक है जिसे उन्होंने निशाना बनाया है और इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है। FPV ड्रोन के माध्यम से ये उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक को निशाना बनाया है और उसे नष्ट कर दिया है, क्योंकि इजरायल के टैंक तो लेबनान की सड़कों पर घूमते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे।
अब ऐसे में हिजबुल्लाह भी करारा जवाब दे रहा है। जब उसके लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है तो इजरायली डिफेंस फोर्स को वो भी इसी तरीके से करारा जवाब दे रहे हैं। एक तरफ ये सीज फायर हो गया है पन्नों पर, लेकिन कुछ भी रुक गया है ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस सीज फायर में लेबनान की सरकार मौजूद थी, इजराइल की सरकार मौजूद थी, ना कि हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह अपने ऊपर हो रहे हमलों का करारा जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से फिर से उस पर हमले होते हैं। ईरान के साथ जंग में ट्रंप भी बेहद परेशान हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब उनके अपने ही उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप चौतरफा घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरे और उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो रहे हैं। जंग के बीच अमेरिकी नौसेना को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा सचिव की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अधिकारियों ने फेलन की सेवाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नौसेना विभाग और अमेरिकी नौसेना दोनों में योगदान दिया। जॉन फेलन का जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर अमेरिका में एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जॉन फेलन का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2006 में एप्स्टीन के साथ प्राइवेट जेट में सफर करने वालों में जॉन फेलन का नाम भी शामिल था। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। ट्रंप केवल अपने अधिकारियों को लेकर ही टेंशन में नहीं है, बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के साथी भी अब उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक बार फिर ट्रंप को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रीन के अलावा अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है और इसके जिम्मेदार ट्रंप होंगे। साफ है कि ट्रंप की टेंशन कम होती नहीं दिख रही है। ईरान के साथ जंग में ट्रंप का सब कुछ दांव पर लग गया है। अब जंग में अमेरिका हारा तो ट्रंप की साख पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा और इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यूएस सेना को यह बड़ा झटका लगा है। अब कैसे लगा है? क्योंकि यूएस नौसेना के जो सचिव है जॉन सी फेलन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है? जॉन फेलन का नाम बताया यह जाता है कि एप्स्टीन से जुड़ा है। एप्स्टीन से जुड़े होने की खबर है। एप्स्टीन के साथ प्राइवेट प्लेन में सफर करने की खबर है। 2006 में हालांकि ये हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे, ये भी एक सच है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी हो। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि अमेरिका में चल रहे युद्ध के दौरान ऐसा किसी को करना पड़ा है। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों की तरफ से इस्तीफा दिया गया था और यह इस्तीफा भी पीट हेग्सेट की वजह से ही हुए थे, क्योंकि पीट हेग्सेट की उनसे बन नहीं रही थी। आर्मी चीफ तक को इस्तीफा देना पड़ा, जिनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का बचा हुआ था। अब ऐसे में जॉन फेलन का इस्तीफा भी उनकी तरफ से ले लिया गया है। खबर यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुर्की अलर्ट नजर आ रहा है। ब्रिटेन के साथ उसने 10.7 अरब डॉलर का सौदा कर लिया है और इसके साथ साथ 44 यूरोफाइटर जेट खरीदने तुर्की ब्रिटेन से जा रहा है। यह बड़ी जानकारी आ रही है कि तुर्की अपने आप को मजबूत करते जा रहा है और उसने इसके लिए एक बड़ा रक्षा सौदा कर लिया है ब्रिटेन के साथ, और इसके लिए 10.7 अरब डॉलर का सौदा उसने मंजूर कर लिया है, जिसके तहत वो 44 यूरोफाइटर जेट खरीदेगा। तुर्की ब्रिटेन से ये खरीदने जा रहा है। तुर्कियों को लेकर के भी तो तमाम ऐसी खबरें आई थी
जिसमें ये कहा गया था कि इजराइल कभी भी तुर्की की तरफ भी बढ़ सकता है। और उसके पीछे की वजह दरअसल ये है गाजा पर लगता हुआ राफा बॉर्डर जो कि गाजा और तुर्की को कनेक्ट करता है, इजिप्ट को कनेक्ट करता है। ऐसे में इजिप्ट से लेकर के तुर्की तक ये विवाद गहरा गया था कि इजराइल ये कह रहा है कि गाजा से जाने वाले लोगों को तुर्की या इजिप्ट क्यों अपने यहां पर पनाह दे रहा है। इसलिए तुर्की और इजराइल के बीच में काफी विवाद देखने को मिला था और ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल कभी भी उस पर हमला कर देगा और तुर्की अब अपने आप को इसी तैयारी के लिए आगे रख रहा है। ट्रंप और पुतिन की बढ़ती करीबी, ट्रंप और पुतिन करीब आते जा रहे हैं क्योंकि यूएस ने रूस को G20 समिट के लिए एक निमंत्रण भेज दिया है जो कि 14 और 15 दिसंबर को मायामी में होने वाला है G20 समिट। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अमेरिका की तरफ से उन्हें ऑफिशियली बुला लिया गया है, ऑफिशियली उन्हें औपचारिक तौर पर निमंत्रण भेज दिया गया है। यूएस ने रूस को G20 समिट के लिए जो निमंत्रण भेजा है उसके बारे में ये बताया गया कि 14-15 दिसंबर 2026 को ये G20 समिट मायामी में होने वाला है। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पुष्टि भी आ गई है कि हाँ, उन्हें निमंत्रण औपचारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से प्राप्त हो गया है। दूसरी तरफ तुर्की भी अपने आप को सशक्त करते जा रहा है, जो कि लगातार रक्षा सौदे कर रहा है। इस बार उसने ब्रिटेन के साथ रक्षा सौदे कर लिए हैं और इसमें 44 उसने फाइटर जेट खरीदने के लिए मंजूरी अपनी दे दी है। 10.7 अरब डॉलर का ये पूरा निवेश होगा जो उसकी तरफ से किया जाएगा इस रक्षा मसौदे पर। रशिया और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां यूक्रेन से भी नहीं छिपी है, इसलिए यूक्रेन भी दूसरी तरफ उन्हें खुश करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। यूक्रेन ये सोच रहा है कि अमेरिका अपना हाथ चुरा करके कहीं रूस के साथ खड़ा ना हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसे अपने साथ रखें। यूक्रेन अब ये कर रहा है कि डोनबास के एक पूरे क्षेत्र का नाम बदल करके वो डोनी लैंड कर रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध में नुकसान किसी को भी हो, लेकिन फायदा पुतिन का हो रहा है। प्रतिबंध झेल रहा रूस का तेल अब अपना कारोबार चमकाते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच जंग की आग सुलग रही है, दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस आग से रूस का तेल कारोबार चमक रहा है। जहां एक और हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई कम हो गई है, तो वहीं यूरोप तक रूस का तेल पहुंचने लगा है। बताया जा रहा है कि द्रुज़ा पाइपलाइन के जरिए रूस का तेल फिर से यूरोपीय देशों तक पहुंचना शुरू हो गया है। यह खबर जहां रूस को फायदा देने वाली है, तो वहीं यूक्रेन भी इससे खुश है क्योंकि उसे भी यूरोपियन यूनियन से लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि कई महीनों तक ठप रहने के बाद रूस का तेल एक बार फिर यूक्रेन के रास्ते यूरोप पहुंचना शुरू हो गया। इस एक कदम ने न सिर्फ यूरोपीय देशों को ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से राहत दी, बल्कि यूरोपीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव ला दिया। बताया जा रहा है कि द्रुज़बा पाइपलाइन रूस से यूरोप तक तेल पहुंचाने का अहम जरिया है, जिससे सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन अब ये एक बार फिर से चालू हो गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हंगरी की प्रमुख तेल कंपनी ने इस खबर की पुष्टि की। कंपनी के मुताबिक जल्द ही हंगरी और स्लोवाकिया तक तेल पहुंचने की उम्मीद है। द्रुज़बा पाइपलाइन से तेल सप्लाई का असर यूरोपीय सियासत पर भी पड़ा। यूक्रेन को आर्थिक पैकेज पर हंगरी की लगाई रोक भी हट गई। दरअसल हंगरी लंबे समय से यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के कर्ज पैकेज को रोक रहा था, जो यूक्रेन को आर्थिक मदद के लिए दिया जाना था। लेकिन जैसे ही तेल की सप्लाई बहाल हुई, हंगरी ने अपना वीटो भी हटा लिया। यानी अब यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों ने कर्ज को मंजूरी दे दी है और जल्द ही सभी सदस्य देश इसे औपचारिक रूप से पास कर देंगे। हंगरी और स्लोवाकिया दोनों ही रूस के तेल पर काफी निर्भर है और यही वजह थी कि पाइपलाइन बंद होने से इन देशों पर भारी दबाव था। इससे पहले अमेरिका भी रूस के तेल कारोबार पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। यानी रूस के तेल कारोबार के लिए ये अच्छी खबर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।